गर्मी में ससुराल की खुली रसोई। अरे रितु बहू, जरा रामू को बोलकर तुम्हारे ससुर जी के लिए कप चाय तो बनवा देना। माँ जी, अब ये सारे काम भी आप मुझसे करवाओगी क्या? आप भी तो आवाज लगाकर रामू को चाय के लिए बोल सकती हैं, लेकिन नहीं, आपको तो बस मुझे काम बताने का मौका चाहिए। अरे बहू, तुम तो जरा सी बात पर आसमान सिर पर उठा लेती हो। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? डॉली खुद ही रामू को आवाज लगाती है। रामू। जी मालकिन, बुलाया? रामू, सुनील जी के लिए चाय बना दो। रामू चाय बनाकर सुनील के कमरे में दे आता है। रामू, मानो या ना मानो, तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है, मजा ही आ जाता है चाय पीकर। मेरा तो दिमाग ही खुल जाता है। धन्यवाद मालिक। रामू मुस्कुराकर वापस किचन में जाकर अपना काम करने लगता है। कुछ ही देर बाद मेन गेट की बेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? मैं ही उठकर देखती हूँ। रामू बेचारा पूरा दिन किचन में काम करता रहता है और रितु को तो किसी काम से मतलब ही नहीं है। जैसे ही डॉली गेट खोलती है, सामने राजन और नेहा को वरमाला पहने देखकर हैरान रह जाती है। ये किसको लेकर आए हो तुम? और ये तुम्हारे साथ कौन है? तुम दोनों ने वरमाला क्यों पहनी हुई है? माँ शांत हो जाइए और पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। राजन सोच में पड़ जाता है कि माँ को ये सब कैसे बताऊं। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको ये सब कैसे बताऊं, लेकिन अब नेहा मेरी धर्मपत्नी है। मैंने अग्नि के सामने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं और जीने मरने की कस्में खाई हैं। ये लड़की बहुत सुंदर और मासूम है, लेकिन इसके साथ कितना बुरा हुआ। इसकी शादी के दिन ही इसका दूल्हा इसे छोड़कर भाग गया। सरपंच ने फैसला सुना दिया था और वहां खड़े गांव के लोग बातें बना रहे थे। अरे भाई, अगर इस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा तो इसे यहीं खत्म कर दिया जाएगा। चारों तरफ लोग नेहा को ताने मार रहे थे। नेहा बचपन से अनाथ थी। उसके माता पिता उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे। जो आदमी इसे छोड़कर चला गया है वो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। मैं इसे इस तरह सबके सामने मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने नेहा से शादी कर ली। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए और अब मैं इसे दिल से अपनी पत्नी मान चुका हूँ। हम ऐसी शादी विवाह को नहीं मानते। तुमने हमारी बिना इजाजत के शादी की है। हम इस शादी को बिल्कुल नहीं मानते। अरे देवर जी, ये किस गंवार को उठा लाया आप गांव से? कम से कम हमारा स्टैंडर्ड तो देख लेते। इसका पहनावा तो देखो, बिल्कुल गंवार लग रही है। अरे रितु बहू, इसके पहनावे से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बस सोच लिया है कि मैं इसे अपने घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। समाज में जो तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है, कम है क्या जो अब मैं इसे अपने घर में रखूं? तभी पीछे से सुनील आता है। अगर तुम भी इन्हें घर से बाहर निकाल दोगी तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? इस बच्ची का कोई नहीं है, लेकिन हमारे राजन ने इसे अपनाया है। अगर हम भी इनका साथ नहीं देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इस गंवार को अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहती और ना ही अपनी रसोई में कदम रखने दूंगी। सुनील के लाख समझाने पर डॉली राजन और नेहा को घर में रहने की इजाजत दे देती है। मैंने तुम्हें घर में रहने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन अगर गलती से भी इस घर की रसोई में कदम रखा तो मैं तुम्हें इसी घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं तुम्हें दिल से कभी नहीं अपनाऊंगी। ऐसा बोलकर डॉली गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रितु भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। देखो बेटा, तुमने जो किया है वो गलत था, लेकिन अब तुम्हें इस घर में रहने की जगह मिल गई है। बहू, गलती से भी किचन में मत जाना, वरना तुम्हें तुम्हारी सास के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। राजन नेहा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। तुम फिक्र मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारी शादी किन हालातों में हुई है, इसीलिए पूरे परिवार को मुझे अपनाने में समय लगेगा, लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक दिन सबका दिल जीत लूंगी। शाम का वक्त होता है। नेहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम किचन में जाकर मेरे लिए कड़क चाय बना कर ले आओ। नेहा किचन की तरफ जाने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन की तरफ कदम बढ़ाने की? शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। तू इस घर की रसोई में कदम भी नहीं रखेगी। मैंने तुझे रहने के लिए कमरा दिया है, वही बहुत है तेरे लिए। तभी वहाँ पड़ोसन सुरेखा आ जाती है। अरे बहन जी, ये कौन है आपके घर में? और आप इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? लगता है कि आपने कोई नई नौकरानी रखी है। अरे बहन जी, नौकरानी नहीं है। हमारे छोटे बेटे ने समाज में हमारी नाक कटवा दी और इस गंवार को हमारी बहू बना कर ले आया है। मैंने तो इन दोनों को साफ बोल दिया कि घर में रहने की जगह दे रही हूँ, लेकिन गलती से भी रसोई में कदम मत रखना। नेहा डॉली के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डॉली गुस्से से अपने पैर पीछे कर लेती है। दूर हो मुझसे, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। अरे बहन जी, बच्चे तो गलतियां कर ही देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि माँ बाप उनसे अपने रिश्ते नाते तोड़ लें और उन्हें अपनी जायदाद से अलग कर दें। तभी नेहा आगे बढ़कर सुरेखा के पैर छूती है। जीती रहो बहू। फिर नेहा उदास मन से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है।
अरे तुम तो चाय बनाने के लिए गई थी ना। माँ जी ने मुझे किचन में कदम तक नहीं रखने दिया। कोई बात नहीं नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। नेहा और राजन सोच में पड़ जाते हैं कि अगर उन्हें किचन में नहीं जाने दिया जाएगा तो अपना खाना कहाँ बनाएंगे। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं मिट्टी का चूल्हा ऊपर छत पर रख लूं, इससे माँ जी को भी परेशानी नहीं होगी और मैं आराम से खाना बना लूंगी। ठीक है नेहा, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा कर लो। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं रसोई का सामान भी ले आऊंगा जिससे कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। अगले दिन नेहा जल्दी उठती है और सबसे पहले अपने सास ससुर के पैर छूने जाती है। डॉली गुस्से में पैर नहीं छूने देती, लेकिन सुनील आशीर्वाद देता है। खुश रहो बहू। फिर नेहा पड़ोसन नीलम के घर जाती है। आंटी जी, मैं यहाँ नई हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ मिट्टी कहाँ मिलेगी, क्या आप मेरी मदद कर देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वैसे तुम किसके घर आई हो? मैं डॉली जी के छोटे बेटे की पत्नी हूँ। चलिए मिट्टी लेने चलते हैं। दोनों मिट्टी लेने जाती हैं। नेहा मिट्टी खोदकर एक तसले में भरकर घर लाती है और छत पर ले जाकर गर्मी में परेशान होते हुए मिट्टी का चूल्हा तैयार कर लेती है। तभी राजन राशन का सामान लेकर घर आता है। अरे लो भाई, तुम्हारी रसोई का सामान भी आ गया। राशन तो ले आई, लेकिन हमारे पास खाना बनाने के लिए बर्तन ही नहीं है। आप परेशान मत होइए, मैं बाहर से थोड़ी और मिट्टी ले आऊंगी। मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना आता है। मैं आंगन में बैठकर बर्तन बनाऊंगी और जब चूल्हे पर खाना बनाऊंगी तो आग की तपन से वो और भी अच्छे से पककर मजबूत हो जाएंगे। नेहा की बात सुनकर राजन को थोड़ा सुकून मिलता है। दोनों साथ में बाहर जाते हैं और मिट्टी लेकर घर लौटते हैं। नेहा आंगन में बैठकर अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाती है। आग की तपन से बर्तन धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं और उन्हीं बर्तनों में खाना बनाना शुरू करती हैं। आपने अच्छा किया जो राशन का सामान ले आए। देखिए, मैंने भी ऊपर छत पर चूल्हा बना लिया है। खुली हवा में खाना बनाऊंगी तो गर्मी भी नहीं लगेगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है, 2 दिन हो गए कुछ ढंग का नहीं खाया। अब जल्दी कुछ बना दो। हाँ हाँ, चलिए ऊपर चलते हैं। नेहा ऊपर जाकर चूल्हे में आग जलाती है और गर्मी की तपन के बीच दाल चावल बनाने लगती है। अरे धूप में तो कोई परिंदा भी पंख नहीं मार रहा है और तुम्हारी हिम्मत देखो, इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही हो। छत भी देखो कितनी तप रही है। अगर मैं छत पर खाना नहीं बनाऊंगी तो और कहाँ बनाऊंगी? भूखे थोड़ी रहेंगे हम दोनों। माँ जी ने तो रसोई में जाने से साफ मना कर दिया है। दोनों छत पर बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। भरी दोपहर में नेहा चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी पड़ोसन नीलम छत पर कपड़े सुखा रही होती है। हे भगवान, एक तो इतनी गर्मी, हमसे तो धूप में कपड़े तक नहीं सुखाए जा रहे, और बेटा तुम चूल्हे पर खाना बना रही हो। बहू, तुम खाना बना रही हो या तपस्या कर रही हो? अरे आंटी जी, अगर तपस्या कर रही होती ना तो अब तक भगवान जी मेरी ऐसी हालत ना रखते। नीलम हंसकर नीचे चली जाती है। माँ जी, आजकल इतनी गर्मी है और घर में भी धुआं धुआं रहने लगा है। हम तो घर में चूल्हा तक नहीं जलाते और आजकल मेरी गंवार देवरानी भी नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ खाना बनाती है। बहू, तू तो सही कह रही है। मैंने तो इसे रसोई में जाने से मना कर दिया था, फिर ये खाना कहाँ बनाती है? डॉली गुस्से में ऊपर छत पर जाती है और देखती है कि नेहा गर्मी में चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही है। माँ जी आइए ना, आप भी बैठिए। आज मैंने आलू की सब्जी बनाई है। बंद कर अपनी ये बकवास और ये तेरा चूल्हा उठाकर कहीं और रख, वरना अभी से फेंक दूंगी। तूने मेरी पूरी छत काली कर दी। हम इतनी देर से सोच रहे हैं कि धुआं पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हमने अभी अभी छत रेनोवेट करवाई थी और तूने यहाँ अपनी खुली रसोई बना ली। डॉली गुस्से में चूल्हे को लात मार देती है। मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है। माँ जी, आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरा मिट्टी का चूल्हा तोड़ दिया। अब मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? अभी तो मैंने सिर्फ सब्जी बनाई थी, रोटियां बनाना अभी भी बाकी था। हमारी तरफ से कहीं भी बनाओ अपनी खुली रसोई, लेकिन मैं अपनी छत पर तुझे खाना बनाने नहीं दूंगी। नेहा उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। शाम का वक्त होता है। राजन भी ऑफिस से घर आ जाता है और नेहा का उदास चेहरा देखकर उसके पास बैठ जाता है। नेहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज माँ जी ने मेरा चूल्हा ही तोड़ दिया। मैंने सिर्फ सब्जी बनाई थी, अब मैं रोटियां कहाँ बनाऊंगी? तुम परेशान मत हो, तुमने सब्जी बना ली थी ना, हम दोनों वही खा लेंगे। और कर भी क्या सकते हैं। ऐसी दोनों रात को सिर्फ सब्जी खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रितु तैयार होकर पार्टी में जा रही थी। अरे बहू, आज रामू भी घर पर नहीं है, नाश्ता तो बना कर दे दो। देखिए बाबूजी, अभी तो मैं पार्टी में जा रही हूँ। नाश्ता और खाने पीने का माँ जी को बोल दीजिए, वरना जब रामू घर आ जाएगा तब खा लेना। ऐसा बोलकर रितु चली जाती है। हे भगवान, कितने शौक से हमने अपने बड़े बेटे की शादी की थी, लेकिन बहू को तो जैसे कोई हमारी कदर ही नहीं है। दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। क्या सोच रही हो सुबह सुबह? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि अब हम खाना कहाँ बनाएंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम आंगन में बाहर चूल्हा बनाकर खाना बना ले, वहाँ माँ जी को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये सही रहेगा।
बाहर आंगन में खुली जगह है, वहां कोई परेशानी भी नहीं होगी, लेकिन इतनी गर्मी में तुम अकेले सब कैसे कर पाओगी? मैं अकेले थोड़ी हूँ, आप मेरे साथ हो, मेरे लिए वही बहुत है। बस देखते जाइए कि मैं खुली रसोई कैसे बनाती हूँ। नेहा बाहर से मिट्टी लाती है और मिट्टी का चूल्हा बनाकर आंगन में रख लेती है। साथ ही वो मिट्टी के कुछ बर्तन भी बनाती है। पसीना तो नल की तरह बह रहा है, आज कितनी गर्मी हो रही है। लेकिन चलो, अब हमारे पास इतना साधन तो हो गया है कि मैं अपने पति के लिए खाना बना सकूं। नेहा आंगन में अपना सारा रसोई का सामान रखकर चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाने लगती है। तभी अनीता और सुरेश डॉली के घर आते हैं और बाहर बहू को चूल्हे पर खाना बनाते देखकर रुक जाते हैं। अरे भाई, तुम कौन हो और बाहर खुली जगह में खाना क्यों बना रही हो इतनी गर्मी में? नेहा जल्दी से उठकर दोनों के पैर छूती है। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। सच में तुम इस घर की छोटी बहू हो? लेकिन बेटा, इतनी गर्मी में बाहर धूप में खाना क्यों बना रही हो? तभी डॉली वहाँ आ जाती है। अरे अनीता, तू यहाँ कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कितने सालों बाद तू मुझसे मिलने आई है। अंदर चल, बाहर क्यों खड़ी है? अनीता और सुरेश अंदर चले जाते हैं। डॉली दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे भाई, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपने छोटे बेटे की शादी कर दी और बहू से बाहर खुली जगह में रसोई में खाना क्यों बनवा रही है? बाहर कितनी गर्मी हो रही है। मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरे बेटे ने कब शादी कर ली। और सच कहूँ तो मुझे ये बहू बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आज तक इसे दिल से नहीं अपना पाई हूँ और ना ही कभी अपना पाऊंगी। कुछ देर तक अनीता और सुरेश डॉली के साथ बातें करते रहते हैं और फिर चले जाते हैं। बाहर आंगन में नेहा कड़कड़ाती धूप में चूल्हे के सामने खाना बना रही होती है। आज तो गर्मी से सिर ही फटा जा रहा है। काम करती हूँ, दुपट्टे को पानी में भिगोकर सिर पर रख लेती हूँ, कम से कम थोड़ा आराम तो मिलेगा। तभी सुनील वहाँ आता है। बहू, कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी राजन वहाँ आ जाता है। अरे पिताजी, बैठिए ना, आज हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। अरे नहीं बेटा, फिर अगर तुम्हारी माँ को पता लग गया ना तो वो मुझे भी जीने नहीं देगी। सुनील अंदर चले जाते हैं। यार, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, बैठना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना सच में बहुत मुश्किल है। क्यों ना तुम अपनी खुली रसोई को थोड़ा अच्छे से बना लो, ताकि तुम्हें गर्मी भी कम लगे। अरे हाँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही कुछ ऐसा करती हूँ कि धूप ना लगे। ऐसे दोनों बैठकर बातें करते हैं और रात का वक्त होता है। देखिए जी, आपको कितने दिन हो गए, कभी मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो। आप हमेशा बिजनेस के काम से बाहर रहते हो। देखो, तुम तो वैसे भी अपने दोस्त के साथ रहती हो, तो तुम्हें मेरी क्या परवाह है? ऐसा बोलकर मनीष फोन रख देता है। पीछे खड़ी नेहा ये सब सुन रही होती है। जैसे ही वो रितु से कुछ बोलने की कोशिश करती है, रितु मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह नेहा और राजन जल्दी उठ जाते हैं। अरे चलो, मैं भी तुम्हारी खुली रसोई को ठीक करने में मदद करूंगा, क्योंकि आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है। चलिए फिर आज हम दोनों मिलकर हमारी रसोई तैयार करते हैं। दोनों मिट्टी खोद कर लाते हैं और जंगल से घास और बांस भी लेकर आते हैं। घर आने के बाद दोनों 4 बांस जमीन में गाड़ देते हैं और ऊपर के लिए छप्पर भी बना लेते हैं। बहू, ये क्या कर रही हो? लगता है बाहर ही डेरा जमाने की तैयारी चल रही है तुम्हारी। कुछ नहीं आंटी, खुले में खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, इसीलिए सोचा एक खुली रसोई बना लूं। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। इस बार की गर्मी ने तो हद पार कर दी। राजन और नेहा मिलकर अपनी खुली रसोई तैयार कर लेते हैं और उसके अंदर मिट्टी के नीचे की जमीन को लीप कर चूल्हा रख देते हैं। आज तो थोड़ा सुकून मिल रहा है और मैं हमारी खुली रसोई में ठंडक करने के लिए इस पर सब्जियों की कुछ बेल और छोटे छोटे पेड़ पौधे आसपास लगा दूंगी, ताकि हमेशा ठंडक बनी रहे। अरे हाँ भाई, अब तो तुम्हें रसोई मिल गई है, अब जो करना है करो। नेहा बड़ी बड़ी जूट की बोरियां पानी में भिगोकर छप्पर के ऊपर डाल देती हैं, जिससे और ज्यादा ठंडक महसूस होने लगती है। तभी वहां डॉली आ जाती है। अभी 2 दिन घर से बाहर निकाले नहीं हुए, तुमने तो घर के बाहर अपना डेरा ही जमा लिया। मैंने तुम्हें सिर्फ चूल्हा रखने की इजाजत दी थी, ये नहीं कहा कि तुम पूरे घर के बाहर मिट्टी और गंदगी फैलाओ। चुपचाप अपनी ये खुली रसोई हटाओ और चूल्हा रखना है तो रखो, वरना इसको भी उठाकर फेंक दूंगी। माँ, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने सिर्फ एक खुली रसोई बनाई है, देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। हमने इसमें छप्पर पे सब्जियां भी की बेल लगाई है और छोटे छोटे पेड़ पौधे नीचे लगाकर इसे और सुंदर बना दिया है। डॉली राजन की एक नहीं सुनती और गुस्से में बांसों को पकड़कर हिलाने लगती है। माँ जी, आप इतना कष्ट मत करिए, हम खुद ही हमारी खुली रसोई को हटा देंगे। राजन और नेहा आंखों में आंसू लिए अपनी खुली रसोई तोड़ने लगते हैं। तभी वहां रितु आती है। हाँ, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी होशियार बनने की कोशिश कर रही थी और बना अपनी खुली रसोई। मैं तो चली अपनी किटी पार्टी में। ऐसा बोलकर रितु चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा बाहर गर्मी में खुले में ही खाना बना रही होती है। तभी अचानक एक कुत्ता आता है और रोटी उठाकर भाग जाता है। नेहा उसके पीछे भागने की कोशिश करती है।
अरे देखो देखो आंटी कुत्ते के पीछे भाग रही है। नेहा उदास होकर वापस अपनी खुली रसोई के पास बैठ जाती है। बड़ी मेरे बेटे से शादी करके हीरोइन बन रही थी ना, अब बना खुली रसोई। तुझे तेरी नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी डॉली नहीं। डॉली अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राजन घर आता है और नेहा का उतरा चेहरा देखकर उसके पास बैठ जाता है। नेहा क्या हुआ? लगता है आज फिर से किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, माँ जी हर बार कुछ ऐसा कर देती है कि मैं अंदर से टूटा हुआ महसूस करने लगती हूँ। ना जाने माँ जी हमें पूरे दिल से कब अपनाएंगी। नेहा मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बड़े बड़े वादे किए थे कि हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा। माँ दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उनका ये व्यवहार मेरे मन में भी कड़वाहट पैदा कर रहा है। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। वो हमारी माँ बाप है। अगर वो हमारे बारे में कुछ गलत भी सोचते हैं तब भी हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। 1-2 दिन बाद रितु बाहर गई होती है और रामू सब्जी लेने मार्केट गया होता है। घर में सिर्फ डॉली अकेली होती है। अचानक डॉली सीढ़ियों से गिर जाती है। हाय मेरा पैर, कोई है? बाहर चूल्हे पर खाना बना रही नेहा आवाज सुनकर दौड़ती हुई अंदर आती है। माँ जी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कैसे गिर गई? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नेहा भागकर डॉली को उठाती और सोफे पर बिठाती है। दूर रहो मुझसे। लेकिन नेहा उसकी बात नहीं सुनती और दौड़कर अपनी रसोई से मटके का ठंडा पानी मिट्टी के गिलास में लेकर आती है। नेहा डॉली को पानी पिलाती है और उसके हाथ पैर दबाने लगती है। तभी सुनील वहां आता है और नेहा को डॉली की सेवा करते देखकर मनी मन खुश होता है। देखा डॉली, मैं कहता था ना कि एक दिन हमारी छोटी बहू तुम्हारा दिल जीत लेगी। भले ही गरीब घर से आई हो, लेकिन इसका दिल गरीब नहीं। तुमने इसके ऊपर इतने जुल्म किए, लेकिन ये फिर भी निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा कर रही है। ये चाहे कितने भी पापड़ बेल ले, लेकिन मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाएगी। नेहा डॉली की बातों को बुरा नहीं मानती और वापस बाहर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। पड़ोसन मीना वहां आती है। तेरी सास तुझ पर इतना जुल्म करती है, लेकिन तू हिम्मत नहीं हारती। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है आंटी जी, अगर पति साथ हो तो सब आसान हो जाता है। अब तो मुझे चूल्हे पर खाना बनाने की आदत सी हो गई है। तभी वहां एक गाय आती है और नेहा के मिट्टी के बने बर्तन को लात मारकर तोड़ देती है। गाय को देखकर मीना तुरंत वहां से भाग जाती है। नेहा सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है। हे भगवान, इतनी मुसीबतें मुझे ही क्यों दे रहे हो? कभी कुत्ता, कभी गाय। आखिर इतनी परेशानियां मेरी ही जिंदगी में क्यों लिखी हैं आपने? तभी सुनील वहां आता है और नेहा को ऐसे उदास बैठा देखकर उसके सामने बैठ जाता है। बहू इतना घबरा मत, मुझे पता है कि तू फिर से अपनी खुली रसोई और मिट्टी के बर्तन बना लेगी। हाँ पिताजी, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? नेहा पास की खदान से मिट्टी लेकर आती है और फिर से मिट्टी के बर्तन बनाती है और मिट्टी का चूल्हा तैयार करती है। नेहा चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी तेज आंधी तूफान चलने लगता है। तेज हवा की वजह से नेहा खाना नहीं बना पाती और उस रात नेहा और राजन को भूखे ही सोना पड़ता है। एक दिन रितु अपनी कुछ दोस्तों के साथ घर आती है। उसी समय नेहा बाहर आंगन में खुली रसोई में खाना बना रही होती है। देखो, ये है मेरी गंवार देवरानी, जिसे सिर्फ खुले आंगन में तपती धूप में खाना बनाना आता है। अरे देखो तो, तुम्हारी देवरानी ने सिर पर गीला कपड़ा लपेट रखा है। हाँ, मैंने गीला कपड़ा लपेट रखा है क्योंकि इससे मुझे गर्मी कम लगती है। जब भी हवा का झोंका आता है तो थोड़ा ठंडा महसूस होता है। नेहा की बात सुनकर रितु की दोस्त हंसने लगती है और फिर अंदर चली जाती है। तभी डॉली कमरे से आवाज लगाती है। बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दे। माँ जी, आपको दिख नहीं रहा क्या कि मेरी फ्रेंड्स घर आई हैं? आप सबके सामने ऐसी बातें करके मेरी इंसल्ट करना चाहती हो? अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो तेल लगा लीजिए, आराम मिल जाएगा। ऐसा बोलकर रितु फिर अपनी दोस्तों के साथ बात करने लगती है। तभी नेहा एक कटोरी में तेल और लहसुन डालकर गर्म करती है और अपनी सास के कमरे के बाहर रख देती है। माँ जी, ये लीजिए, ये तेल लगाने से आपको बहुत राहत मिलेगी। मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। तेल रखकर नेहा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद डॉली वही तेल उठाकर अपने पैरों पर लगाने लगती है। अरे वाह, सच में ये तेल लगाने से तो मेरे पैरों को काफी राहत मिल रही है। तभी पड़ोसन मीना वहां आती है। देखा, जिस बहू को तू हर समय टोकती रहती है वही बहू आज तेरे काम आई, और तेरी बड़ी बहू अपने दोस्तों के साथ मस्त है। हाँ, बात तो तुमने सही कही। मेरी बड़ी बहू को तो जैसे हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। मीना कुछ देर बैठकर वहां से चली जाती है। रात का वक्त होता है। अचानक सुनील को सीने में तेज दर्द होने लगता है। अरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। सुनील को दर्द में तड़पता देखकर डॉली घबरा जाती है और रितु को आवाज लगाने लगती है। रितु बहू, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो रहा है।
लेकिन ऋतु नहीं आती। वहीं डॉली की आवाज सुनकर राजन और नेहा अपने कमरे से बाहर आते हैं। माँ, क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? और पिताजी को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे आप माँ जी से क्या पूछ रहे हैं? आप जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाइए ना। राजन तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आ जाते हैं और सुनील का चेकअप करते हैं। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दवाइयां दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, पिताजी को क्या हुआ है, बताइए ना। ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। हो सके तो इन्हें ऑयली खाना मत दीजिए। मैंने दवाई दे दी है, अब इन्हें आराम की जरूरत है। ऐसा बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। नेहा और राजन भी अपने कमरे में चले जाते हैं और डॉली सुनील के सिर पर हाथ फेरने लगती है। अगली सुबह ऋतु सोकर उठती है। ऋतु बहू, घर में रात को इतना हंगामा हो गया था और तू घोड़े बेचकर सो रही थी। कम से कम एक बार उठकर देख तो लेती। क्या माँ जी, सुबह सुबह ये नया ड्रामा लेकर बैठ गई हो? मुझे तो अपनी नींद पूरी करनी है। वैसे भी अगर मैं नींद पूरी नहीं करूंगी तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, जो मेरे फेस पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। देखा डॉली, ऋतु बहू को कुछ भी कहना बेकार है। यह हमेशा अपनी ही मनमर्जी करती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अचानक सुनील को फिर से सीने में दर्द होने लगता है। सब घबरा जाते हैं और फिर से डॉक्टर को बुलाया जाता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इनका खास ख्याल रखना। आपने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इन्हें पौष्टिक आहार दीजिए और चूल्हे पर बना खाना खिलाइए। अगर मिट्टी के बर्तनों में बना खाना मिलेगा तो इनकी रिकवरी जल्दी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर डॉली ऋतु की तरफ देखती है। ऋतु बहू, डॉक्टर ने क्या कहा सुना तूने? तुम्हें अपने बाबूजी का खास ख्याल रखना होगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस हल्का खाना बनाना जिससे तुम्हारे बाबूजी को आराम मिले। माँ जी, घर में रामू है तो उसे बोलिए ना। ये सब मुझे क्यों बोल रही हो? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाना है। ऐसा बोलकर ऋतु चली जाती है। उसी समय बाहर आंगन में चूल्हे के पास खाना बना रही नेहा डॉक्टर को बाहर निकलते हुए देख उनके पास आती है। डॉक्टर साहब, अंदर सब ठीक तो है ना? आपके ससुर जी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो रही है। अगर इन्हें चूल्हे पर बना खाना और मिट्टी के बर्तनों में खाना मिलेगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं खुद अपने ससुर जी का ख्याल रखूंगी। कुछ देर बाद राजन वहां आता है। नेहा सारी बात राजन को बताती है। देखिए, हम तो चूल्हे पर खाना बनाते हैं और मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं। अगर पिताजी को भी ऐसा खाना मिलेगा तो उन्हें आराम मिलेगा। अरे फिर तो इससे अच्छी बात क्या है? अगर माँ बाबूजी के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी? शाम का वक्त होता है। नेहा चूल्हे पर खाना बनाकर मिट्टी के बर्तनों में अपने सास ससुर के लिए खाना लेकर जाती है। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये चूल्हे और मिट्टी के बर्तनों वाला खाना। अरे भाई, मुझे तो खाना है, मेरी तो हेल्थ का सवाल है और बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो मैं तो जरूर खाऊंगा। खाना खाने के बाद सुनील खुश हो जाता है। बहू, सच में तेरे हाथों में तो अन्नपूर्णा जैसा स्वाद है। खाना खाकर मजा ही आ गया। रामू के हाथ का खाना खाकर तो मैं जैसे असली चूल्हे के खाने का स्वाद ही भूल गया था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब रोज नेहा अपने ससुर जी के लिए खुली रसोई में खाना बनाती है और उन्हें खिलाती है। धीरे धीरे सुनील की तबीयत पहले से बेहतर होने लगती है। अब मुझे राहत महसूस होती है, लेकिन अब चूल्हे के खाना खाने से काफी राहत मिल रही है। एक दिन नेहा चूल्हे के पास खाना बना रही होती है, तभी राजन वहीं बैठकर खाना खा रहा होता है। सुनील और डॉली उन्हें देख रहे होते हैं। आखिर कब तक अपने मन में गुस्से का गुबार लेकर रहोगी तुम? और तो तुम्हारे ही बहू बेटे हैं जिसे तुमने चैन से जीने तक नहीं दिया। उसी की वजह से आज मैं सही सलामत बैठा हूँ। आपने बात तो सही कही। मैंने मेरी छोटी बहू पर बहुत अत्याचार किए हैं और एक मेरी बड़ी बहू है जिसे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेहा को देखो, उसने हमेशा निस्वार्थ भाव से हमारे बारे में सोचा। सुनील डॉली का हाथ पकड़कर उसे बाहर आंगन में खाना बना रही नेहा के पास लेकर जाता है। नेहा झट से उठकर दोनों के पैर छूती है। पहली बार डॉली नेहा के सिर पर हाथ रखती है। खुश रहो बहू। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, आज पहली बार आपने मेरे सिर पर हाथ रखा है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया। समाज और अपने घमंड में मैंने तुझे कभी बहू का दर्जा नहीं दिया, लेकिन तूने हमेशा हमें सास ससुर नहीं माँ बाप माना। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको भगवान स्वरूप मानती हूँ और भगवान कभी अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं जोड़ते। आपने जो किया मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने मुझे दिल से अपनाया है। बहू, आज तो हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी खुली रसोई में बैठकर खाना खाएंगे। सब लोग मिलकर नेहा की गर्मी वाली खुली रसोई में बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बहू, अब तो खुली रसोई में खाना नहीं बनाएगी। आज से जितना ये घर ऋतु का है उतना ही तेरा भी है। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। नेहा अपनी रसोई का सारा सामान उठाकर घर के अंदर बनी रसोई में रख लेती है और कुछ ही दिन ऐसे बीत जाते हैं। एक दिन ऋतु मनीष को फोन करती है, लेकिन मनीष उसका फोन नहीं उठाता। तभी पीछे से नेहा आती है और ऋतु के कंधे पर हाथ रखती है।
दीदी, आपने भले ही मुझे अपनी जेठानी जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। आप बताइए, आप इतनी परेशान क्यों हैं? इतना सुनकर रितु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनीष कभी मेरा फोन नहीं उठाते और ना ही घर आते। मैं अकेलेपन से परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। बस आज से आप चिंता छोड़ दीजिए। अब मैं हूं ना, देखिए मैं आपकी सारी खुशियां कैसे वापस लाती हूँ। मेरे पास एक प्लान है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। प्लान? कैसा प्लान? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बस आप रुको, मैं अपने फोन से जेठ जी को कॉल करती हूँ। उनके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा और नया नंबर देखकर वो फोन उठा ही लेंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नेहा मनीष को फोन लगाती है। आपको नहीं पता क्या कि आपकी माँ की तबीयत कितनी खराब है? आपको जल्दी घर आना होगा, वरना आप अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी नहीं सुन पाओगे। यह सुनकर मनीष घबरा जाता है। फोन रखते ही रितु और नेहा जोर जोर से हंसने लगती हैं। दीदी, कभी कभी जब कोई बात सीधे ना बने तो थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगले ही दिन मनीष घर वापस आ जाता है। रितु भागकर मनीष के गले लग जाती है। आप घर क्यों नहीं आते थे? आपको पता है आपके बिना मेरी जिंदगी कितनी अधूरी हो गई थी। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मनीष घर पहुंचता है और पूरे परिवार को एक साथ सही सलामत देखकर हैरान रह जाता है। माँ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मुझे जो कॉल आया था उसमें कहा गया कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और तुम्हारी आखिरी इच्छा जाननी है तो तुरंत घर आ जाओ, लेकिन यहाँ तो सब ठीक है। जेठ जी माफ कीजिएगा, प्लान मैंने और बड़ी दीदी ने मिलकर बनाया था। आप घर नहीं आते थे, इसीलिए माँ जी की बीमारी का बहाना बनाकर आपको बुलाना पड़ा। मनीष, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने झूठ बोला या नहीं, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने हो, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अगर नेहा मेरा साथ नहीं देती तो शायद आप इतने जल्दी घर वापस नहीं आते। मनीष दोनों बहुओं की बातें ध्यान से सुनता है और फिर धीरे से पूछता है, आखिर ये बहू है कौन? तभी डॉली नेहा के सिर पर हाथ रखती है। यह है इस घर की छोटी बहू। बेटा, मैं बहुत गलत थी, मैंने इसे कभी नहीं समझा, लेकिन इसने हमेशा अपने ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई। मुझे माफ कर देना, मैं बिजनेस के काम में इतना बिजी था कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। अब पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है। रितु भी नेहा को धन्यवाद बोलती है। थैंक यू नेहा, अगर तुम ये प्लान नहीं बनाती तो शायद मैं अपनी खुशियां वापस नहीं पा सकती थी। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? अपने ही काम ना आए तो कौन आएगा? देखा डॉली, हमारी छोटी बहू ने पूरे घर में खुशियां फैला दी हैं और कितने अच्छे से सबको एक साथ लेकर चल रही है। मेरा तो मन ही खुश हो गया छोटी बहू और बड़ी बहू को एक साथ देखकर। सच में मैं बड़ी ही खुशकिस्मत हूँ जो मेरे घर में नेहा जैसी संस्कारी बहू है। तभी राजन मुस्कुराते हुए नेहा की ओर बढ़ता है। अरे क्या बात है, तुमने तो अपना जादू पूरे घर पर चला दिया। अब थोड़ा सा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। ये सब मैंने अकेले थोड़ी किया है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब सब लोग नेहा को भी दिल से अपना चुके होते हैं। नेहा रसोई में जाकर सबके लिए आम पन्ना बनाती है। पूरा परिवार साथ बैठकर आम पन्ना पीते हुए हंसता है, बोलता है और खुशियां बांटता है।